हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी करते हैं। आज हम डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लिटरेरी पोर्शन की तैयारी करेंगे। और किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉल कर लें जब चाहें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किड्स की बायोग्राफी और जो डीएसएसबी का लिटरेरी पोर्शन का सिलेबस है वो विद इन 2 मंथ्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इस पर एश्योर रहें। अभी हम किड्स की बायोग्राफी पढ़ेंगे, इसके बाद किड्स का जो वर्क है उनके बारे में, उनके लेटर्स के बारे में और उनका पोइट्री के प्रति जो कंसेप्ट है और उन पर जो क्रिटिकल कमेंट्स है टोटल पढ़ेंगे। अब किड्स की बायोग्राफी के बारे में बात करें तो किड्स जो हैं वो रोमांटिक जो लिरिक पोइट्स हैं, जो रोमांटिक पोइट्स हैं उनकी यंगर जनरेशन में आते हैं। और आप जानते हैं कि एल्डर जनरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, रॉबर्ट साउदे, सर वाल्टर स्कॉट जैसे पोइट आते हैं। और यंगर जनरेशन में किड्स के साथ साथ पी.बी. शैली, ली हंट, लॉर्ड बैरन जैसे पोइट आते हैं। कि बर्थ की बात करें तो आप जानते हैं कि केवल 25 ईयर्स की अल्प आयु में ही किड्स की डेथ हो जाती है। तो किड्स का जो जन्म होता है फिन्सबरी मूरगेट, लंदन सिटी का जो एरिया है मूरगेट, वहाँ पर फिन्सबरी जगह है, वहाँ पर जन्म होता है 31 अक्टूबर 1795, 31 अक्टूबर 1795। स्वान एंड हूप लिवरी स्टेबल्स, वहाँ पर अस्तबल होता है स्वान एंड हूप जो सराय होती है, इन होती है उसके पास में। और इनको इस जगह जॉन जेनिंग्स, इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं वो इसके ओनर होते हैं, तो उस जगह इनका जन्म होता है। पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर का नाम टॉमस किड्स था। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ किड्स फादर, ये प्रश्न आ चुका है और आता भी है। तो हिज फादर फर्स्ट वर्कड एज अ हॉस्टलर एट द स्टेबल अटैच्ड टू द स्वान एंड हूप इन ओन्ड बाय हिज फादर इन लॉ। इनके किड्स के जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे उनकी ये इन होती है और उसी इन में इनके फादर हॉस्टलर का काम करते हैं। तो हॉस्टलर कौन होते हैं? हॉस्टल वो होता है जो अस्तबल का इंचार्ज होता है और हॉर्सेस को किराए पर देता है। अ हॉस्टलर वॉज ट्रेडिशनली अ स्टेबल मैन who was employed in a stable to take care of horses, usually at an inn. In the era of transportation by horse or horse-drawn carriages, कहने का अर्थ यह है कि हॉर्स को किराए पर दिया जाता था या घोड़ों पर को किराए पर देने का काम और उस अस्तबल की देखभाल करने का काम, इन टोटल जो मैनेजमेंट का काम ये करते थे। हिज मदर्स नेम वॉज फ्रांसिस किड्स, यानी कि इनकी माँ का नाम फ्रांसिस किड्स है। एज यू नो, इन अप्रैल 1804 यानी अप्रैल 1804 में जब किड्स केवल 8 वर्ष के थे, हिज फादर डाइड फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल रिटर्निंग फ्रॉम अ विजिट टू किड्स एंड हिज ब्रदर जॉर्ज एट स्कूल। यानी कि केवल 8 वर्ष की आयु के होते हैं जॉन किड्स जब इनके फादर की 1804 के अप्रैल में डेथ हो जाती है। जब वो अपने दोनों सन यानी किड्स और उनके ब्रदर जॉर्ज से मिलकर लौट रहे होते हैं तो उनके घोड़े से गिर जाते हैं, तो वहाँ उनका स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, खोपड़ी टूट जाती है और डेथ हो जाती है। His mother Frances Keats
री मैरिज 2 months लेटर बट लेफ्ट हर न्यू हस्बैंड सून आफ्टर बर्थ, यानी कि 2 महीने के बाद ही उनकी माँ रीमैरिज कर लेती हैं और फिर उनको भी छोड़ देती हैं। तो इस सब के दौरान जो 4 चिल्ड्रन थे, यानी कि जॉन कीट्स और उनके 2 भाई और उनकी 1 बहन, वेंट टू लिव विद ग्रैंड मदर एलिस जेनिंग्स इन द विलेज ऑफ एडमंटन। एडमंटन गांव में अपने ग्रैंड मदर, यानी कि जेनिंग्स जो होते हैं उनकी मैटरनल ग्रैंड मदर होती हैं, उनके साथ रहने चले जाते हैं। और जब किड्स केवल 14 वर्ष के होते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से, जिसको टीबी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, उससे 1810 में उनकी मदर की भी डेथ हो जाती है और ये चारों बच्चे ग्रैंड मदर्स की कस्टडी में भेज दिए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जैसे कि शेक्सपियर के बारे में पूछा जाए या अन्य के बारे में, तो पहला प्रश्न यहाँ पर ये बन रहा है, जॉन कीट्स वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। इनके 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन थे, यानी कि जॉन कीट्स, जॉर्ज कीट्स, थॉमस कीट्स और फ्रांसिस मैरी, जिसको फैनी नाम से जानते हैं, इनकी बहन। तो इन चारों में कीट्स जो है सबसे बड़े थे और उनके जो दूसरे भाई थे सेकंड नंबर के, जॉर्ज कीट्स, जो 1841 में जिनकी डेथ होती है, और थॉमस जो कि 1818 में जिनकी डेथ हो जाती है, और फ्रांसिस मैरी इनकी सिस्टर का नाम है। अब कीट्स और की एजुकेशन की बात करें तो 1803 में जॉन कीट्स को जॉन क्लार्क के स्कूल, जो कि एनफील्ड में होता है, उसमें इनको भर्ती कराया जाता है। अब यहीं से जो मेंटर का काम करता है वो है हेडमास्टर का पुत्र चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क, जो कि जॉन क्लार्क का पुत्र होता है। ये काफ़ी मेंटर का काम करता है और जो लिटरेरी फील्ड में इनके उतरने का कारण भी यही चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क ही रहते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसे। द हेडमास्टर सन चार्ल्स कॉर्डन क्लार्क आल्सो बिकेम एन इम्पोर्टेंट मेंटर एंड फ्रेंड, इंट्रोड्यूसिंग किड्स टू रेनेसां लिटरेचर इंक्लूडिंग टैसो, स्पेंसर एंड अदर। जो आपके रेनेसां पोइट होते हैं, एलिजाबेथन पोइट हो, तो उनसे इनको इंट्रोड्यूस कराता है। और स्पेंसर और चैपमैन की जो ट्रांसलेशन थी उससे इनका परिचय कराता है। तो चैपमैन ने होमर के जो इलियड और दूसरी रचना है उनको ट्रांसलेट किया है। टैसो आपके इटालियन पोइट हैं और स्पेंसर और चैपमैन ये आपके इंग्लिश पोइट्स हैं। अठारह 1811 तक ये कॉर्डन के स्कूल में रहते हैं और इन द ऑटम ऑफ 1811, यानी 1811 के पतझड़ के मौसम में, गर्मी में, कीट्स लेफ्ट क्लार्क स्कूल टू बी एन अप्रेंटिस एज एन एपोथेकेरी विद थॉमस हैमंड, अ सर्जन एंड एपोथेकेरी who was a neighbor and doctor of जेनिंग्स फैमिली। तो जॉन कीट्स एपोथेकेरी होता है औषधालय विज्ञान, लेकिन जिसमें औषधि को बेचना, आप कह सकते हो मेडिकल, और मॉडर्न समय में कह सकते हो जो आपके बी फार्मा और एम फार्मा की ट्रेनिंग होती है उस सब से ही रिलेटेड है। तो थॉमस हैमंड जो कि एक डॉक्टर होते हैं और एपोथेकेरी होते हैं, यानी वैद्य कह सकते हो, तो उसके साथ ये एपोथेकेरी की ट्रेनिंग करते हैं। तो एपोथेकेरी के बारे में लिख भी रखा है, अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड सेल्स ड्रग्स और कंपाउंड्स फॉर मेडिकल पर्पजेस। मेडिकल पर्पज के लिए जो दवाइयों का तैयार करता हो, दवाइयों को बेचता है,
उसे को हम एपैथिकरी बोलेंगे। ये डेट है आपकी इन अक्टूबर 1815, हैविंग फिनिश्ड हिज 5 year अप्रेंटिस विद थॉमस हेमंड, कीट्स रजिस्टर्ड एज ए मेडिकल स्टूडेंट एट गाइस हॉस्पिटल एंड बिगिन स्टडिंग देयर। तो यानी कि 1811 में ये एडमिशन लेते हैं और 1815 में पूरी 5 वर्ष की ट्रेनिंग करने के बाद ये जो है गैस हॉस्पिटल में आपकी मेडिकल की स्टडी करते हैं। और इसी दौरान 1816 में, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अपोथेकेरी हॉल में जो है रजिस्टर कराते हैं और वहाँ 1816 में जो है ये उसको क्वालिफाई कर जाते हैं। वहाँ जांच की जाती है कि आप इसके एबल हो या नहीं हो। तो क्या है, इन 1816 कीट्स रिसीव्ड एन apothecary license which made him eligible to practice as an apothecary physician and surgeon, but before the end of the year he had informed his guardian that he resolved to be a poet, not a surgeon, so he abandoned his profession 1817। तो इनके अपोथेकेरी का ये लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। जो ये लाइसेंस जो होता है ये इनको अलाउ करता है कि ये वैद्य की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिशियन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और सर्जन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इनका झुकाव पोइट्री की तरफ था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि 1817 में 1817 में ये इस प्रैक्टिस को, एपोथेकेरी की प्रैक्टिस को, यानी कि मेडिकल की फील्ड को टोटली छोड़ देते हैं और अपना फुल टाइम पोइट्री की डिवोशन में लगा देते हैं। अब लिटरेरी कैरियर की बात करें तो सबसे पहली जो पोइम होती है वो है इनकी द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814। 1814 में पहली शुरुआत करते हैं, यानी बिगिनिंग करते हैं अपनी पोइट्री के क्षेत्र में, यानी कि लिटरेरी के क्षेत्र में। तो पहली पोइम होती है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर और उस समय ये केवल 19 वर्ष के होते हैं और ड्यूरिंग हिज स्टडी ऑफ एपोथेकेरी, यानी एपोथेकेरी की स्टडी भी करते हैं, वो पहली पोइम लिखते हैं। और कीट्स इस पोइम को स्पेंसर के इमिटेशन में लिखते हैं, तो उसी स्टैंजा फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में फेरी क्वीन को लिखा गया था। तो आप जानते हैं कि फेरी क्वीन जो है स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है, जिसमें 8 आयामिक पेंटामीटर होते हैं और जो 9th लाइन होती है वो अलेक्जेंड्रियन यानी कि हेक्सामीटर में लिखी होती है। कुल मिला के 9 लाइन की जो स्टैंजा फॉर्म होती है, तो इसी में इमिटेशन ऑफ स्पेंसर लिखी गई। चार्ल्स ब्राउन कहते हैं कि इट वॉज फेरी क्वीन दैट अवेकेन्ड कीट्स जीनियस, क्योंकि कीट्स में जो लिटरेरी फील्ड के बारे में और लिटरेरी जो उनके अंदर क्वालिटी थी लिटरेचर की, उसको जगाने का काम फेरी क्वीन ही करती है। और किसने सजेस्ट किया था? उनके जो मेंटर रहे थे क्लार्क। In 1816, Leigh Hunt agreed to publish his sonnet "O Solitude" in his magazine The Examiner and leading liberal magazine of the day। तो ली हंट जो होते हैं वो द एग्जामिनर के जो कि मैगजीन है, उस समय की फेमस मैगजीन है, उसके एडिटर रहे होते हैं। और इनका जो सोनेट है ओ सॉलिट्यूड, इसको इस मैगजीन में ये पब्लिश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम बाय कीट्स। तो इसमें आएगा ओ सॉलिट्यूड, और कब पब्लिश होती है? इन मई 1816, यानी कि मई 1816 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो ओ सॉलिट्यूड वॉज फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कीट्स
poetry in print. Keats studied and unconsciously imitated the Greek classics and best work of Elizabethans. तो लगातार ये जो लिटरेरी वर्क होते हैं एलिजाबेथन एज के, उनको पढ़ते रहते हैं और ग्रीक क्लासिक्स को पढ़ते हैं। तो ही एबंडन्ड हिज प्रोफेशन 1817, यानी 1817 में अपने प्रोफेशन, जो कि अपोथेकेरी का प्रोफेशन होता है, उसको टोटली छोड़ देते हैं। एंड अर्ली इन सेम ईयर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। तो 1817 में भी इनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइम्स पब्लिश होता है और पोइम्स के नाम से ही इसको पब्लिश कराते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑल हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 3 शॉर्ट ईयर्स फ्रॉम 1817 टू 1818, यानी कि 1817 से लेकर के 1820, यानी कि 3 वर्षों में इनका जो पब्लिकेशन है वो सारी पोइम का पब्लिकेशन होता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन 1819 में कीट्स कंपोज्ड हिज 6 मेजर ओड्स। तो जो इनके मेजर ओड्स हैं वो सब के सब 1819 में ही कंपोज होते हैं। ये प्रश्न बनता है। और कब कंपोज होते हैं? तो ये 6 जो आपके मेजर ओड्स हैं, ओड ऑन ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू साइकी, ये स्प्रिंग के समय में, यानी कि कह सकते हो अप्रैल मई जून में पब्लिश कंपोज होते हैं। और जो टू ऑटम है वो आपका सितंबर में कंपोज होता है। तो ये आपके 6 मेजर ओड्स हैं। अब हम इनके लव अफेयर्स की बात करें तो कीट्स वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ हैप्पी होम, हैप्पी लव और हैप्पी मैरिज। यानी कि कीट्स जो है ना तो घर पे खुश थे, यानी कि घर पे भी परेशानी थी, ना इनको हैप्पी लव मिला और ना ही हैप्पी मैरिज हुई। क्योंकि 1818 में इनके भाई जो टॉमस कीट्स हैं, टॉम कीट्स, उनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। तो एज यू नो, इनकी मदर की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टॉम की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से होती है और इनकी सेल्फ यानी खुद कीट्स की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से 1821 में हो जाती है। तो पहली बात, ये घर पर भी नाखुश थे। दूसरी बात, इन दोज डेज ब्रिटिश सोसाइटी अलाउड फ्री मैरिज, फ्री मिक्सिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए उस दौरान जो इंग्लिश सोसाइटी थी वो लड़के और लड़कियों की मिक्सिंग की जो है फ्री मिक्सिंग का अलाउ किया था। तो इन्होंने भी कई गर्ल्स के साथ कांटेक्ट किया। तो अपने लेटर में लिखते हैं, इन इज लेटर वी रीड दैट वंस ही वॉज डिलाइटेड बाई मिसेस टाई, बेटी, जेन कॉक्स और मिसेस इजाबेला जोन्स। इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन जो इंगेजमेंट करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वूमेन इन द लाइफ ऑफ कीट्स वॉज फैनी ब्राउन। तो फैनी ब्राउन इनकी फियांसी बनती हैं और जो 1819 में क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को ये इंगेज होते हैं फैनी ब्राउन से। आप जानते हैं कि इनकी मैरिज नहीं होती है क्योंकि इनकी जो हेल्थ है वो गिरनी शुरू हो जाती है, इनका स्वास्थ्य इनका साथ नहीं देता। तो अपने लेटर में लिखते हैं, इन हिज फर्स्ट लेटर टू हिज बिलव्ड वी फाइंड कीट्स कंप्लेनिंग अगेंस्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एज वेल एज हर ओन प्लेफुलनेस। यानी कि अपने इस लेटर में जो अपनी बिलव्ड को लिखते हैं, फैनी ब्राउन को लिखते हैं, तो उसमें अपने दुखों के बारे में और अपने ये भी चाहते हैं कि हम किस प्रकार अपने प्यार को प्रदर्शित करें, उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो क्या लिखते हैं, आई ऑलमोस्ट विश वी वर बटरफ्लाई एंड लिव्ड
but 3 summer days. Such days with you I could fill with more delight than 50 common years could ever contain. बड़ा सुंदर लाइन है। कह रहे मैं लगभग चाहता हूं कि हम तितलियों की तरह हों, यानी कि हम तितली होते और गर्मी के 3 दिन, क्योंकि तितलियों का लाइफ माना जाता है कि गर्मी को 3 दिन होता है, तो केवल 3 दिन जीवित रहते। बोले मैं इन 3 दिनों को ही इतने प्रेम से भर देता, इतनी खुशियों से भर सकता कि जो आम 50 वर्ष भी उनको ना भर पाता। यानी पूरे 50 वर्षों को वो 3 खुशियों के दिन में, गर्मियों के दिन में व्यतीत करना चाहते थे। तो ये लाइन दर्शाती हैं कि वो अपने जीवन के बारे में उन्हें पता था कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी जो भी शॉर्ट टर्म वो जीना चाहते थे वो खुशियों से फैनी ब्राउन के साथ जीना चाहते थे। तो किड्स हेल्थ डिड नॉट सपोर्ट हिम, कंजप्शन वॉज इन हिज फैमिली एंड देयर वॉज नो एस्केप। भाई मदर डेथ हो जाती है 1818 में, टॉम की डेथ हो जाती है, तो नेचुरल है कि इनकी भी बीमारी हो गई थी, तो ये बचना तो ये भी नहीं था, बचते तो ये भी नहीं। तो द हैप्पी करस्पॉन्डेंस बिटवीन किड्स एंड बिलव्ड कंटिन्यूड अप टू 1820 व्हेन हिज डिसीज टुक सीरियस टर्न। तो 1820 में इनकी जो बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, वो सीरियस टर्न ले लेती है। तब यहाँ से ये पॉइंट बनता है कि ऑन जून 22, 1820 यानी 22 जून 1820 को ही हैज एन अटैक ऑफ ब्लड स्पिटिंग। ही सेड दिस इज माई डेथ वारंट, यानी कि उनके थूक में जो है ब्लड आता है, तो ये कहते हैं दिस इज माई डेथ वारंट। आप जानते होंगे कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग जब बिगड़ जाता है तो आपकी जो बलगम है उसमें खून आने लगता है और फिर बचने का कोई चांस नहीं बचता। आज भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगे तो नहीं बचता, लेकिन आज तो खैर इसका परमानेंट इलाज है। फैनी ब्राउन एंड हर मदर डिड ऑल दे कुड, यानी कि इनके साथ उस समय फैनी ब्राउन और उनकी माता थी, लेकिन जो कुछ कर सकते थे वो कर सकते। फिर उन्होंने, उनके डॉक्टर ने उनको सलाह दी। हिज डॉक्टर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू रोम इटली फॉर विंटर। ऑन 18 सितंबर 1820 ही सेल्ड फॉर इटली विद सेबर्न हिज फेथफुल फ्रेंड। इनके मित्र सेबर्न इनके साथ होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड और जो यूरोप का जो एरिया है वो लगभग ठंडा रहता है, फिर ये रोम जो कि गर्म क्षेत्र है वहाँ पर मूव कर जाते हैं। तो ऑन 15 नवंबर 1820 दे अराइव्ड रोम विद सेबर्न एंड टुक लॉजिंग एट पियाजा डे स्पेगना, जिसको हम पीसा टावर बोलते हैं। ये पीसा में लैंड करते हैं, वहाँ उतरते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्क्वायर इन रोम इटली। तो इटली का जो पीसा टावर है जिसको पियाजा डे स्पेगना बोलते हैं, काफ़ी फेमस जगह है। और वहीं पर फरवरी 1821 किड्स जो है अपने फ्रेंड सेबर्न की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। और ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। तो जब मरते हैं तो केवल 25 ईयर्स की इनकी एज होती है। और 26 फरवरी इनके 26 फरवरी 1821 को किड्स जो है वहीं जो इंग्लिश सीमेट्री होती है रोम में, वहीं पर उनको बरीड कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो अभी प्रश्न बनता है कि उनको कहाँ दफनाया गया, इंग्लैंड में या रोम में? तो उनको रोम में ही जो इंग्लिश सीमेट्री होती है, सीमेट्री, वहीं पर दफना दिया जाता है। और आप जानते हैं कि किड्स अपनी लाइफ में जब उस समय जीवित तो काफ़ी फेमस नहीं होते, बल्कि ब्लैकबोर्ड मैगजीन और स्कॉट रिवर्स ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन अपनी डेथ के बाद जब विक्टोरियन एज आती है तो विक्टोरियन एज में उनको काफ़ी एडमायर किया जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन उनको अपनी पोइट्री में काफ़ी प्रेज करते हैं, और प्री राफेलाइट जो पोइट्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं वो उनको काफ़ी प्रेज करते हैं। द 1840s प्री राफेलाइट पेंटर विलियम हॉलमन हंट को रेफर हिम दिस लिटिल नोन पोइट, इस नाम से इनको रेफर करते हैं।
और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो आगे है कि कीट्स के जो वर्क हैं उनकी पोइम्स, ओड्स और लेटर्स हैं। लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो लिटरेरी पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है और उनके जो पोइटिक व्यूज़ हैं वो उन्होंने लेटर्स में ही लिखे हैं, जो उन्होंने अपनी ब्रदर जॉर्ज के लिए और अपनी बहन और अपनी बिलव्ड के लिए और अपने फ्रेंड्स के जो लेटर लिखे वो काफ़ी लिटरेरी लेटर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और कीट्स व्यू ऑन पोइट्री और हिज कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।